मुझे जानना है कि नीट प्रिपरेशन के टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक रहता है, एंड स्पेशली मैं कैसे उन्हें अवॉइड कर पाऊँगी। मैं अभी फ़िलहाल नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं 2024 में नीट के लिए अपेयर करूँगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के वक्त कौन सी सिली मिस्टेक्स करते हैं और मैं उनको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। How to approach the difficult questions in NEET, or to maybe guess them, or to maybe leave them after all. मैं नीट प्रैक्टिस टेस्ट देने जाता हूँ, तब जब मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते तब मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवज्योति कौर है। बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर एंड नीट एक्सपर्ट सिंस 10 ईयर्स। 10 साल से मेरा जो भी नीट टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं आज शेयर करूंगा आप लोग से। एंड जोस्टॉक टीम के द्वारा कुछ कन्फ्यूजन मुझे मिला है बच्चे लोग के प्रिपरेशन रिलेटेड, वो मैं आज आंसर करूंगा और कन्फ्यूजन का मैं पूरा सोल्यूशन करने की ट्राई करूंगा। हेलो सर, मेरा नाम अनीशा मंडल है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12th की पास आउट हूँ और मैं नीट 2024 के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और वो है कि नीट 2024 एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर ये आप ज़रा हम लोग को बता दें। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। पहले बात तो ये है, आप वो शाहरुख खान का वो डायलॉग याद है, ये 70 मिनट। बेटा याद रखना, नीट एक ऐसे एग्जाम्स है ना जिसमें वो जो 70 मिनट है आपके लिए वो 200 मिनट्स है, और ये 200 मिनट में आपका पूरा साल भर के जो तैयारी है उसका इवैल्यूएशन होने वाला है। ये इवैल्यूएशन जो होगा वो आपके जो 200 मिनट में 200 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 200 ही आपके सवाल है। तो टाइम का जो स्ट्रैटेजी है, टाइम का जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कर सकते हैं ये हम? सबसे पहले याद रखना, जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मान लो बायोलॉजी में आप सबसे कॉन्फिडेंट हो, ज्यादातर जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसको पहले अटेम्प्ट करो और उसकी टाइमिंग मान लो आप 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में पूरा बायोलॉजी कर लोगे। तो इसमें क्या होता है, आपके कुछ टाइमिंग का सेविंग होते हैं जो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके 3 घंटे 20 मिनट की टाइमिंग है और आप 50 मिनट्स में बायोलॉजी खत्म। यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप 1 घंटे 10 मिनट के करीब करीब दे सकते हो। तो ये आपको टाइम बायोलॉजी से थोड़ा सा सेव करना है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में वो टाइम को इन्वेस्ट करना है, तब आपके टाइम मैनेजमेंट भी होगा और स्कोर भी अच्छे से आएगा। क्योंकि बेटा आपको मालूम है, हम लोग कभी ऐसे होते हैं क्या, जो खाना मतलब बहुत सारे खाने के डिश जब होते हैं तो जो खाना पसंद होते हैं पहले खा लेते हैं और जो पसंद नहीं तो बाद में खाते हैं। सेम टू सेम यार, आपको जो सवाल आते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट कर लो, जो सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया से आते हैं वो पहले अटेम्प्ट कर लो। उसमें क्या होगा, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट द मेंटल कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट होना होगा विद टाइम। आपके जितना आपका टाइम आगे बढ़ेगा ना, आपको झोली में आपको स्कोर आना है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंट भी होगे और एंड तक जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। हेलो, मैं मानसी मोहंती भद्रक से बात कर रही हूँ, उड़ीसा से। मुझे जानना है कि नीट प्रिपरेशन के टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक रहता है, एंड स्पेशली मैं कैसे उन्हें अवॉइड कर पाऊंगी। पहले बात तो ये है, जब आप मॉक एग्जाम्स दे रहे हो, स्पेशली ऑफलाइन मॉक एग्जाम्स, प्रेपमेंट में भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी कंडक्ट होता है। तो ये जो ऑफलाइन मॉक एग्जाम्स होता है ना, उनका एनालिसिस बढ़िया से करो। जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहा है ना उसको कैटेगराइज करो। मिस्टेक कितने तरीके से हो सकता है? एक आपका हो सकता है मिस्टेक ड्यू टू लेफ्ट आउट टॉपिक, आप पढ़ के नहीं गए उसकी वजह से गलतियां हो गया। दूसरा हो सकता है रिकॉल एरर, आप पढ़ के गए मगर जो रिकॉल प्रोसेस था कुछ ऐसे था जिसकी वजह से गलती हो गया। तीसरा मिस्टेक हो सकता है बहुत ही सिली मिस्टेक। ये कैसे होता है, जैसे कि पूरा सवाल आपने नहीं ठीक से स्टडी मतलब पूरा रीड नहीं किया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट वर्ड को आपने छोड़ दिया, एक्सेप्ट वर्ड, तो इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। ये हो गया आपका सिली मिस्टेक। फोर्थ जो कैटेगरी होते हैं वो होते हैं बबलिंग में, ओएमआर बबलिंग मिस्टेक। बहुत बच्चे में ऐसे देखा हूं, पिछले 10 साल में ऐसे बहुत बच्चे देखा हूं, क्या उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सही किया, उसमें आंसर को सही से मार्क किया, ओएमआर में जब मार्क किया ना वो गलत मार्क किया। और इसके पीछे कारण क्या होता है? बल्क बबलिंग। बल्क बबलिंग क्या होता है? 5 आंसर ये पहले यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में,
फिर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं ओएमआर में। बेटा याद रखना, वो आपके जो नीट एनटीए है उनके पास जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओएमआर, क्वेश्चन पेपर वो लोग इवैल्यूएट नहीं करते हैं, तो ओएमआर मार्किंग को नहीं करना है बिल्कुल। तो मैं आपको फोर्थ बता दिया। तो बेटा आप लोग देखो हर एक एग्जाम्स के बाद आपके कौन से कैटेगरी के मिस्टेक हो रहा है, जिस कैटेगरी का मिस्टेक हो रहा है ना, आप वो कैटेगरी नेक्स्ट मॉक एग्जाम में रिपीट मत करो, तो आपका एक्यूरेसी विथ एग्जाम आपका इंप्रूव होगा। सर मेरा नाम अनिता चंदा है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं अभी क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ और मैं 2025 में नीट यूजीसी एग्जाम दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस देना चाहिए नीट एग्जाम के लिए। देखो बायोलॉजी एग्जैक्टली 50% वेटेज लेके आते हैं आपके एग्जाम्स में, और ज़्यादातर बात यह है कि आप पहले आपके 38 चैप्टर्स था, मगर रिवाइज जो एनएमसी अपडेटेड है लास्ट जो 2-3 महीने पहले आया, तो उनमें आपके अभी 32 चैप्टर्स है। उनमें से 3-4 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी। नंबर 2 पूरा प्लांट फिजियोलॉजी। नंबर 3 जो आपके रिसेंट अपडेटेड 6 प्लांट फैमिलीज है। और नंबर 4 दैट इज जेनेटिक्स, वो क्रोमोसोमल जेनेटिक्स बात करो या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बात करो, उसके साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे जो मैंने बताया आपको 4 मेन सेगमेंट, इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करो और इसमें बहुत क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। हेलो सर, मेरा नाम शायंतन शाह है, मैं अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12th पास आउट ड्रॉपर हूँ और नीट 2024 में अपेयर होने वाला हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर कौर से है, क्या आप मुझे कुछ बुक्स और स्टडी मटेरियल सजेस्ट करेंगे जिससे मेरा तैयारी और अच्छे से हो सके। देश में नीट के लिए जो सबसे अच्छा किताब मिलता है वो है एनसीईआरटी। सारे सवाल वहां से ही आते, कॉपी एंड पेस्ट करके क्वेश्चन बनता है। तो बात यह है, यहां पे आपको स्टडी मटेरियल बताओ तो सबसे बेस्ट तो एनसीईआरटी है, जिसको आपको 7-8 टाइम्स मिनिमम खत्म करना है। तभी आपके कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में रिकॉल करने का जो क्षमता चाहिए ना, वो आ जाएगा, और जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि काफी बार मैं देखता हूं बच्चे लोग को वो इंफॉर्मेशन तो मालूम है, मगर जब एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ही वो चीज पूछ रहे हैं, सेंटेंस में दे रहे हैं, तब वो उसको ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बता पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ही आपको सारी चीज सीखना होगा, ताकि एग्जाम्स में ना आप देख के उसको पहचान जाओ कि ये सेंटेंस का मीनिंग ये है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए कौन से मॉड्यूल। तो मार्केट में बहुत सारे किताब है, बहुत सारे पब्लिशर्स के किताब है। सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना बेटा, ऐसे किताब को आपको चूज करना है जहां पे सिंपल टू डिफिकल्ट क्वेश्चन को ग्रेजुअली उसको अपग्रेड कराएगा, ग्रेजुअली सिंपल टू डिफिकल्ट लेवल पे आपको क्वेश्चन मिलेगा उस किताब में, तो आपके लिए वो बेहतर होगा। क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन एंड माइंडसेट आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है प्रेपमेट का, उसमें एनसीईआरटी सर्जरी हम लोग एक स्टडी मटेरियल है, वो भी ले सकते हो। उसमें हम लोग एक वर्ड एक सेंटेंस से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए हैं हम लोग। Hello sir, my name is Yash Vachhani. I am from Kolkata, West Bengal. I am a pass out from Lamartine for Boys, Kolkata, currently a repeater. And my question to you is how to approach the difficult questions in NEET, or to maybe guess them, or to maybe leave them after all. बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताएगा कि भाई गेज मत करो, क्वेश्चन छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो। आपको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, एक बार सोच के देखिए, जनरल एक कैटेगरी स्टूडेंट के लिए या फिर ओबीसी स्टूडेंट के लिए जो भी हो, आपको 300 मिलना, 400 मिलना और 500 मिलने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन तो तभी होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेफ स्कोर जो होता है जनरल के लिए आपके लगभग 600 के करीब करीब होता है, ओबीसी के लिए लगभग आपके 580 के करीब करीब होता है, मैक्सिमम 570 डाउन में सोचेंगे तो, और एसटी एससी के लिए वो थोड़ा सा और भी 100-150 जो नंबर होता है डाउन में जाता है। मतलब क्या बना इससे, आपको अटेम्प्ट करना है बेटा। जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आपको ऑप्शन बनता है कि आपका नीट में रैंक आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मान लो कोई बच्चा 150 क्वेश्चन का आंसर करके आया, मतलब 600 मार्क्स का आंसर करके आया, ठीक है। तो इसका मतलब है उन्होंने 30 क्वेश्चन जो है
120 मार्क्स ऑलरेडी वो अनअटेम्प्टेड है, तो 600 मार्क्स अटेम्प्ट वो जितने भी कॉन्फिडेंट में कर ले, उसका गलतियां कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उसका स्कोर डेफिनेटली 550 में चला जाएगा या फिर 540 में चला जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में उसका जनरल कैटेगरी होगा तो कोई चांसेस ही नहीं है कि एमबीबीएस में सीट मिलने के लिए। इसका मतलब ये बनता है, मेरा फाइनल टेक होम मैसेज आप लोग से ये है, आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब मॉक एग्जाम्स आप दे रहे हो ना, आपका ये प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को कैलकुलेटेड रिस्क के साथ थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, थोड़ा सा गेस करना है, और ये गेस तभी सही हो सकता है जब आपके पास एक अच्छे खासे बैकग्राउंड नॉलेज है सब्जेक्ट का। उनमें प्रोबेबिलिटी जो फैक्टर है वो आपके फेवर में जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 150 आंसर कॉन्फिडेंटली किया या 130-40 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली किया, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है, मतलब मान लो 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, वो आपको अटेंड करने की ट्राई करना ही होगा। अब सोचो 1-2 फिजिक्स के क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मगर बायो के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको गेस करना होगा बेटा। क्योंकि कोई टॉपर्स भी जो होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली नहीं करते हैं, कुछ आपके 20-30 क्वेश्चन होते हैं जो उसको भी डाउट, मतलब थोड़ा सा गेस करके करना होता है। अब उसका गेस सही क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक बैकग्राउंड नॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और एक आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, आपको सही करने में +4 मिलता है, गलती करने में -1, यानी कि आप 4 गलती को एक सही क्वेश्चन से बैलेंस कर सकते हो। और आप देखोगे अभी जो मेडिकल कॉलेजेस मिलने के लिए जो सेफ स्कोर होते हैं वो भी थोड़ा सा हाई जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग गेस कर रहे हैं और गेस सही हो रहा है, तो दिन ब दिन जो कट ऑफ हो रहा है, जो सेफ स्कोर हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। तो आपका फ्रेंड कंप्यूटर जब थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है एक गेम पे, उस गेम में आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा। मेरा नाम आर्क है और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं 2024 में नीट के लिए अपेयर करूँगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के वक्त कौन सी सिली मिस्टेक्स करते हैं और मैं उनको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। अब मिस्टेक्स के बात आते हैं नीट एस्पिरेंट्स का, तो 2 कैटेगरी का मिस्टेक मैं पहले बताऊंगा। एक पूरा एकेडमिक ओरिएंटेड मिस्टेक, जो मैंने ऑलरेडी आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में आंसर कर दिया, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना होता है। मगर दूसरे कैटेगरी होते हैं जो कि लाइफस्टाइल एंड हैबिट रिलेटेड मिस्टेक होते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत बच्चे पर्सनल लाइफ से डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत बच्चे फ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्या पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं बट हेल्थ के बारे में कोई कंसर्न नहीं है। रात में 2 बजे 3 बजे तक वो स्टडी कर रहे हैं और सुबह में 8 बजे 9 बजे उठ रहे, नींद से खुल रहे हैं उसका, तो उनके जो मतलब मान लीजिए गैस्ट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम उनको आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका माइंड सेट भी ठीक नहीं रहेगा। ये एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, आपके फूड हैबिट्स, आपके जो कंट्रोल होता है, जैसे कि अब कौन से फ्रेंड को आप ना बताओगे, वो आपको सीखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अदर मिस्टेक्स। एकेडमिक मिस्टेक तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, बाकी जो आपको बिहाइंड द सीन जितने सारी चीज होता है, एक सक्सेसफुल टॉपर्स के बिहाइंड द सीन यही सब होते हैं, उनके सारे बैलेंस्ड होता है। उसके डाइट, उसके स्लीपिंग, उसका सारे चीज जो मैंने बताया आपको, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन का लिमिट्स, सब चीज उनका एक बैलेंस्ड होता है, जो आप लोग को भी करना होगा आपको नीट में सक्सेसफुल होना है। तो गुड इवनिंग सर, मैं संयुक्ता सरकार कोलकाता नॉर्थ 24 परगनास से हूँ। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ और मैं नीट 2025 को देने वाली हूँ। तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, नाइस क्वेश्चन। आई थिंक ये सबके क्वेश्चन है, ये देश में सारे नीट एस्पिरेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन है कि नीट के तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी कैसे करूं पैरेलली। तो बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एंड बोर्ड्स दोनों में ही कॉमन एक चीज है, कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट। दोनों एग्जाम्स में एक्सप्रेशन का सिर्फ डिफरेंस है। जैसे कि नीट एग्जाम्स जब होता है तो उस टाइम पे हम लोग एमसीक्यूज के सॉल्व करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस होते हैं और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक सही होता है 3 गलत होता है, उसको हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसको डिस्क्राइब करना होते हैं। यही डिफरेंस है।
दोनों के लिए ही कंसेप्ट चाहिए आपको। और बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो सीबीएसई बोर्ड्स में तो बेटा आपको मालूम है कि आप सेम किताब ही आपको पढ़ना होते हैं, चाहे नीट के लिए हो या बोर्ड के लिए। और आप बाकी बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, लगभग 97 to 98% सिलेबस आपके लिए भी सेम ही है। और आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो जो टिप्स बहुत काम में आता है, वो है PYQ। आपके बोर्ड्स के या स्कूल्स के एग्जाम्स के जो 3 years 4 years PYQ है, उसको आप सेपरेट कॉपी में उसका आंसर लिखो। लिखने के प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है बोर्ड्स के लिए। तो जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जब ऑलरेडी आप डेप्थ में सारी चीज को सीख रहे हो, उस टाइम पे आप सेपरेट एक कॉपी मेंटेन करोगे बोर्ड्स के लिए, तो डेफिनेटली ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम, स्कूल्स के एग्जाम में बहुत हेल्प में आएगा। और ये टिप्स को फॉलो करते हुए बहुत बच्चे का नीट एंड बोर्ड बहुत ही अच्छा हो रहा है पैरेलली। Sir, I am Tanishta Kashyapi and I am from Kolkata, West Bengal and I am preparing for NEET 2024. I want to ask that NEET preparation के लिए क्या कोई कोचिंग लेना ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी इनफ है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो बेटा, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या ना करो, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है। इट इज मैंडेटरी, आपको करना ही होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले। जैसे कि आपके एक शिप में रडर का जो काम होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं वो आपको ये बता देगा क्या चीज़ आपको सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या पढ़ना है, कितना तक पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये गाइडेंस आपको कंटिन्यू मिलने की वजह से आप रडर की तरह एक पर्टिकुलर एक राइट वे में रहते हो। ये इंपॉर्टेंट है। मगर ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे बच्चे लोग विदाउट कोचिंग भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट किए हैं। तो ये आपके ऊपर है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस है कि आप अकेला कर सकते हो। आपको PYQ देख के आपको समझ आ जाएगा क्या भाई क्या स्टडी करना है, क्या नहीं स्टडी करना है, तो कोचिंग लेने का कोई दरकार नहीं है। मगर जब आपको फील हो रहा है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, या फिर मेंटरशिप चाहिए, काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि आप मोटिवेट करने के लिए या फिर स्ट्रैटेजी देने के लिए भी मेंटर्स ज़रूरत होता है, तब डेफिनेटली आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोच सकते हो। जैसे कि प्रेपमेंट में खास चीज़ है केयर टीम कैप्टन, जिसमें जूनियर सेट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके केयर टीम कैप्टन्स होते हैं, जो आपको स्ट्रैटेजी एंड आपके मोरल जो मोटिवेशंस होते हैं वो कंटिन्यूसली बूस्टअप करते हैं। हेलो सर, मैं रौद्र चक्रवर्ती हूँ। मैं वेस्ट बंगाल बेलघोड़िया से बोल रहा हूँ। मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। मेरा डाउट ये है कि जब मैं नीट प्रैक्टिस टेस्ट देने जाता हूँ, तब जब मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते तब मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल। और इस तरह की सिचुएशंस में मैं खुद को कैसे मोटिवेट करूँ और कैसे फिर से मैं इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरा डाउट है सर। ओके, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन अगेन। तो बहुत बच्चे पूछता है क्या खुद को मोटिवेट कैसे करना होता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तब खुद को मोटिवेट कैसे करना होता है। पहले बात तो ये आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसकी वजह से, यानी कि आप सीरियस हो स्टडीज में, तो ये बात तो अच्छा है। मगर जब मोटिवेशन की बात आता है, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन कैन बी एनीथिंग। ये आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, मोटिवेशन कैन बी एनी सीनियर, कोई फिगर हो सकता है जिसको आप सोच सकते हो क्या उनकी तरह बनना है लाइफ में, तो आप उसके बारे में सोच के आप मोटिवेट हो सकते हो। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप एक्सटर्नल रिसोर्स से मोटिवेट ले तो सकते हो, कोई बात नहीं है, बट वो ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जैसे कि हम लोग संदीप जी की बात करेंगे या फिर बहुत सारे मोटिवेटर्स से उनके बात करेंगे, तो वो मोटिवेट तो हम लोग को करा देते हैं, बट वो 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद है। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, जब तक आपके पर्पस क्लियर नहीं होगा, आपको क्या बनना है लाइफ में, क्यों बनना है लाइफ में, और जब तक वो आपके मम्मी पापा वाला रिएक्शंस, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए तो एक व्हाइट कोट सेरेमनी होता है आपके डिग्री मिलने के बाद, तो उसमें आप एक बार सोचिए कि आपका मम्मी पापा के जो रिएक्शन होगा उस दिन में, आप व्हाइट कोट है, आपके गले में स्टेथो है, तो उस टाइम में आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या होगा उस टाइम पे। जब सब लोग आपको डॉक्टर करके बुलाएगा तब आपका रिएक्शन क्या होगा, सब लोग के इंस्पिरेशन बन जाओगे, आपके जूनियर्स के इंस्पिरेशन बन जाओगे। तो और जो लोग आपको डाउट करता था, आपके एफिशिएंसी पे डाउट करता था, उनको एक बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा भाई, वो सब चीज सोचो। तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपको सोचना होगा आपको कैसे मोटिवेट होना है,
और ये एक प्रैक्टिस होगा आपका। जब भी आपको लो फील होगा, डिमोटिवेटेड फील होगा, आपको सारी चीज सोच के किसी भी प्रकार से मोटिवेट करके कम बैक करना होगा इनटू योर वर्क। ये चीज हमेशा याद रखना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मोटिवेट होने के चक्कर पे यूट्यूब सर्च करते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक दो वीडियो देख लिया, मगर मैं ज्यादातर जो देखता हूँ बच्चे लोग वो वीडियो देखते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो उनमें क्या होते हैं ना, स्टडी के 4-5 घंटे हो गए और वो दिन पूरा उसका बर्बाद हो गया। तो इतना ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते डिमोटिवेशन टू मोटिवेशन स्टेट में आने के लिए। तो मोटिवेशन खुद तैयार करो, खुद सोचो, सोचने के ऐसे प्रोसेस बनाओ जो आपको मोटिवेटेड फील कराएगा। दैट इज माई मैसेज फॉर यू। हेलो सर, मैं अर्चन आश हूँ। मैं हल्दिया पूर्व मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी क्लास 11 में पढ़ता हूँ और मैं 2025 साल में नीट देने वाला हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स नीट में आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या हमें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है? ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे के मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग इसका मिस इन्फॉर्मेशन भी पास करते हैं। क्या मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जरूरत है फिजिक्स करने के लिए? बेटा नीट के जब तक बात करेंगे ना, नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर होते हैं। बहुत बेसिक इंटीग्रेशन, बहुत बेसिक डिफरेंशियल्स, बहुत बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज यूज होता है यहाँ पे, बहुत बेसिक लॉगरिथम। और कोई भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में ना जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं ना, वो क्लास में ही वो सिखा देते हैं, स्पेशली फिजिक्स का टीचर। तो इसके लिए फिजिक्स आप अच्छे करने के लिए आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स करना जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको जो टाइम इन्वेस्ट करना होगा वो टाइम आपको कहां से देना होगा? नीट के तैयार से देना होगा। तो बेस्ट ऑफ 5 में बहुत लोग जब मैं देखता हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर बेस्ट ऑफ 5 में कॉम्बिनेशन क्या लूँ स्कूल में? तो मैं तो हमेशा बताता हूँ मैथमेटिक्स लेने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि जो बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक चीज चाहिए फिजिक्स सीखने के लिए, वो आपके फिजिक्स से टीचर सिखाता है, कोई भी स्टैंडर्ड नीट इंस्टीट्यूट में। तो यही मैसेज है आप सबके लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी। हेलो सर, मैं शुरूबी मुखर्जी वेस्ट बंगाल से और मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। नीट 2025 में मेरी नीट के एग्ज़ाम है। तो मेरा आज का सवाल ये है कि नीट के प्रैक्टिस टेस्ट देने के समय पे जब मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते तो बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे मोटिवेशन को अपने अंदर रखूँ और कुछ अच्छा करके दिखाऊँ? ऑल राइट, इसका एक करीब आंसर मैंने करा जब मैंने वो एक्यूरेसी वाला आंसर किया। तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको तो मालूम है कितने प्रकार का मिस्टेक होते हैं। आप हर एक एग्जाम्स के बाद उसको कैटेगरी बना लोगे और आप असेस करोगे भाई कौन से मिस्टेक आपसे बन रहा है, और एक मिस्टेक का कॉपी बनाओगे जिसका नाम है मिस्टेक कॉपी। और ये मिस्टेक कॉपी को रिवाइज भी करना है हर एक एग्जाम्स के पहले, हर एक मॉक एग्जाम्स के पहले। लास्ट साल में कुछ बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था एग्जाम्स में क्रैक होने के बाद, तो उन लोग को भी मैं यही सारी चीज सजेस्ट किया था, मिस्टेक कॉपी रिविजन। और ये प्रेपमेंट नीट के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उनमें भी ये वीडियो है। तो सब लोग बताया कि अब सर इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम लोग ना मिस्टेक एक ऐसे चीज होते हैं हम लोग के, वो हम रिपीट करते हैं, चाहे जिंदगी में है चाहे नीट में है। हम लोग का एक मिस्टेक करने का ना एक पैटर्न होते हैं और वो रिपीट होता ही है भाई, रिवाइज नहीं करोगे तो आपको रिवाइज करना है मिस्टेक को। मिस्टेक का रिवीजन करना बहुत जरूरी है और ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है आपके स्कोर इंप्रूव करने का, मिस्टेक कॉपी रिवीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट ट्रिक्स टू इंप्रूव योर स्कोर। तो ये करो। और जब भी आपको बताऊंगा बेटा देखो 2-3 एग्जाम दिया आपने, आपका स्कोर का कार्व मान लो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मगर कभी भी हो गया क्या कोई एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा लो हो गया, तो उसमें इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने का कोई बात नहीं है। उसको जस्ट ऐसे ही सोचो, ये लाइफ है, रास्ते में भी होता है, कभी ऊंचा नीचा आ जाता है, ठीक है। तो सफ़र का इंपॉर्टेंट यही होता है, उसको सफ़र का कंटिन्यू करना है। डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपको कंटिन्यू जाना होगा, चाहे सफ़र में जो भी हो रहा है। हमेशा याद रखना जब एग्जाम्स आप दे रहे हो, एक एक मॉक एग्जाम्स, यू माइट बी समटाइम डाउन, हो सकता है समटाइम आप डाउन हो, आपके स्कोर खराब आ रहे हैं, 1-2 बार हो गया खराब, बट यू आर नॉट आउट ऑफ द गेम, क्योंकि आपका दिमाग का सोच ऐसे ही होना चाहिए, आई विल कंटिन्यू टिल आई अचीव माई गोल। तो जो स्टॉक के द्वारा मेरे पास जितना सवाल आया था आप लोग के तरफ से नीट के प्रिपरेशन रिलेटेड, मैं उनका आंसर किया। थैंक यू जो स्टॉक टू, क्या बच्चे लोग का इतना अच्छे सवाल को मेरे तक पहुंचाने के लिए। एंड सबको मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके नीट क्रैक नहीं होता है।
तो कंटिन्यू करिए प्रिपरेशन को, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। मेरा बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है। ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू जोश टॉक नीट। थैंक यू जोश टॉक नीट। थैंक यू जोश टॉक नीट। Thank you, Josh Talk Neat. थैंक यू जोश टॉक नीट। थैंक यू सर। Thank you, Josh Talks Neat. Thank you, Josh Talk Neat, for giving me this opportunity to ask my question to sir. थैंक यू जोश टॉक्स नीट एंड थैंक यू सर। समझ गई अब मुझे क्या करना है। थैंक यू।